हेलो दोस्तों। अगर कोई ऐसी चीज थी जिसका इंडियन कैपिटल मार्केट्स बहुत समय से इंतजार कर रहे थे तो वो है जियो की ऑब्वियस बम्पर लिस्टिंग। उन्होंने हाल ही में फ्रेश इशू के साथ अपने आईपीओ के पेपर्स फाइल किए हैं, जिसका मतलब ये है कि जियो पैसे रेज कर रहा है और इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स सेल आउट नहीं कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते भी कवर किया था, एनएसई ने भी अपने पेपर्स फाइल किए हैं। दोनों कंपनीज का एस्टिमेटेड इशू साइज मिलाकर लगभग 65,000 करोड़ रुपीस हो सकता है। एक डेकेड पहले ये नंबर्स इम्पॉसिबल लगते थे। ये काफी इंप्रेसिव बात है कि हमारे कैपिटल मार्केट्स इतने डीप हो चुके हैं कि वो इस तरह के इशू साइजेस को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। जियो एसेंशियली वो वजह है जिसके लिए आप आज हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं। ये वो वजह है जिससे आज बहुत सारी कंपनीज, ऑक्यूपेशंस और इंटरनेट इकोनॉमीज एग्जिस्ट करती हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इसके बाहर भी। रिलायंस के 2016 में वर्चुअली फ्री डेटा और टॉक टाइम के साथ मार्केट में एंटर करने के बड़े डिसीजन के कारण इंडियन डिजिटल इकोनॉमी के फ्लडगेट्स खुल गए थे। और इसके बाद की कहानी तो आप शायद जानते ही होंगे। जियो से पहले 1 GB डेटा की कॉस्ट लगभग 225 रुपीज थी। आज इसकी कॉस्ट करीब 10 रुपीज है। यूपीआई जो जियो के साथ ही सेम ईयर लॉन्च हुआ था, वो नियर जीरो से बढ़कर 2025 में 228 बिलियन ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करने लगा। इंडिया 3 करोड़ डीमैट अकाउंट से 20 करोड़ के ऊपर चला गया। ऑनलाइन शॉपर्स का नंबर भी ट्रिपल हो गया और पर पर्सन डेटा कंजम्पशन 0.2 GB पर मंथ से कम से लेकर 42 GB के ऊपर चले गया। वैसे जब भी हम रिलायंस जैसे एक बड़े कंपनी के रिजल्ट्स देखते थे तो एक इंडिविजुअल बिजनेस लेवल पर क्या हो रहा है ये देखना मुश्किल था। कांग्लोमरेट का हर डिवीजन अपना एक भूल भुलैया है, पर इस लिस्टिंग का मतलब है कि हमें पहली बार इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी का एक प्रॉपर व्यू मिलेगा। रिलायंस रिटेल के लिए भी ऐसा ही सच होगा जब वो भी इवेंचुअली पब्लिक में लिस्ट होगा। आज के इस वीडियो में हम जियो का प्रोस्पेक्टस एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी के रेवेन्यू सोर्सेज के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स देखेंगे और एंड में हम इस लिस्टिंग का मतलब क्या है ये भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकडाउन करके देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 में जियो प्लेटफॉर्म्स ने रेवेन्यू में 1.46 लाख करोड़ रुपीस अर्न किए। ये मोस्टली मोबाइल ब्रॉडबैंड के सब्सक्रिप्शन से आया। कस्टमर्स प्रीपेड या पोस्टपेड प्लान्स खरीदते हैं, वो प्लान्स उन्हें डेटा देते हैं और जियो उनके लिए चार्ज करता है। वो बिजनेस ही इसका कोर है। मार्च 2026 तक जियो लगभग 52 करोड़ मोबाइल कस्टमर्स को सर्व कर रहा है, यानी इंडियन मोबाइल मार्केट का लगभग 40%। कंपैरिजन में एयरटेल के पास लगभग 37 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं और वोडाफोन आइडिया के पास लगभग 19 करोड़ हैं। ये नेटवर्क इंडिया के सभी वायरलेस डेटा ट्रैफिक का लगभग 60% कैरी करता है और पर जियो कस्टमर एवरेज डेटा कंजम्पशन 42 GB पर मंथ है। इंडिया में आज टोटल लगभग 126 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं। इनमें से करीब 26 करोड़ अभी भी 2G नेटवर्क्स पर हैं। वो मोस्टली वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल के कस्टमर्स हैं जिन्होंने अभी तक अपने फोन्स 4G पर अपग्रेड नहीं किए हैं। ये जियो का सबसे ऑब्वियस ग्रोथ पूल है। उनमें से हर एक कस्टमर जो 4G फोन खरीदता है वो एक पोटेंशियल जियो सब्सक्राइबर हो सकता है। अब किसी भी टेलीकॉम के लिए की मेट्रिक एवरेज रेवेन्यू पर यूजर या आरपू होता है, जिसका मतलब है कि कंपनी पर कस्टमर पर मंथ कितना अर्न करती है। जियो का आरपू 214 रुपीज पर मंथ है। कंपैरिजन के लिए एयरटेल का 257 रुपीज है। कम सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी एयरटेल पर कस्टमर ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि एयरटेल ने जानबूझकर प्रीमियम कस्टमर्स, शहरों में पोस्टपेड यूजर्स और एंटरप्राइज अकाउंट्स पर फोकस किया है। जियो का बेस बड़ा है पर यह ज्यादा मास मार्केट है। दोनों स्ट्रैटेजीज ने काम किया है। दोनों कंपनीज इंटरेस्टिंगली साइज में सिमिलर हैं, पर ये बहुत अलग कस्टमर मिक्सेस पर बनी हुई है। लेकिन जियो का आरपू भी स्टेडीली बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल 24 के 181 रुपीज से अब 214 रुपीज हो गया है। जुलाई 2024 में जियो ने अलग अलग प्लान टीयर्स में अपने टैरिफ्स 10 to 25% बढ़ाए थे और एयरटेल ने भी इसे इमीडिएटली फॉलो किया था। याद रखना, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें इफेक्टिवली 3 ही प्लेयर्स हैं और उन 3 में से एक वोडाफोन आइडिया मोस्टली फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड रहा है। तो बाकी बचे 2 की प्राइसिंग पावर बहुत हाई है और कस्टमर्स के पास यहाँ रियलिटी में ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। कई देशों के टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के लिए ऐसा ही एक्चुअल में सच है। जो चीज आरपू ग्रोथ को जियो के लिए खास करके पावरफुल बनाती है वो ये है कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू लगभग पूरी तरह से बॉटम लाइन या प्रॉफिट्स में फ्लो होता है। नेटवर्क पहले से बना हुआ है, स्पेक्ट्रम के लिए पहले से पे किया जा चुका है और टावर्स भी प्रेजेंट है। जब जियो के 52 करोड़ कस्टमर्स में से हर एक पर मंथ 10 रुपीज ज्यादा पे करता है तो वो साल का लगभग 6,000 करोड़ रुपीज एक्स्ट्रा रेवेन्यू होता है, जिसके साथ लगभग कोई एडिशनल स्टाफ या इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जुड़ी नहीं होती है। मोबाइल के बाहर जियो अपने होम ब्रॉडबैंड बिजनेस से भी अर्न करता है,
जिसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक जियो फाइबर है जो होम्स को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करता है। दूसरा जियो एयर फाइबर है जो 5G स्पेक्ट्रम का यूज करके वायरलेसली वही काम करता है। ये बेसिकली हर घर में रोड्स डिग करने और केबल्स ले करने की जरूरत को रिप्लेस करता है। मार्च 2026 तक जियो के पास 2.71 करोड़ होम ब्रॉडबैंड कस्टमर्स हैं और इंडिया में फिक्स ब्रॉडबैंड में 42.6% मार्केट शेयर है। एंटरप्राइज सर्विसेज जो बिजनेसेस और फैक्ट्रीज को क्लाउड कनेक्टिविटी और प्राइवेट 5G नेटवर्क्स ऑफर करती हैं, एक तीसरा रेवेन्यू स्ट्रीम है। ये बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं पर मोबाइल के कंपैरिजन में ये अभी भी छोटा है। चलिए अब जियो के फाइनेंशियल्स देखते हैं। देखो, जियो ने रेवेन्यू में पूरे 1.46 लाख करोड़ रुपीस कमाए, जिसमें प्रॉफिट लगभग 30,000 करोड़ रुपीस रहा। ये बेशक स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं और शायद ऐसे ही नंबर्स की उम्मीद भी थी, पर यहाँ नोट करने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर फ्री कैश फ्लो है। देखो, इंडिया का 5G नेटवर्क बिल्ड करने में बहुत खर्च आया। फाइनेंशियल 24 में जियो ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर लगभग 53,000 करोड़ रुपीस स्पेंड किए, जिसमें स्पेक्ट्रम परचेज, देश भर में टावर्स पर इक्विपमेंट इंस्टॉल करना, फाइबर ले करना और डेटा सेंटर्स बिल्ड करना शामिल था। इन सब ने कंपनी के रेवेन्यूज के कंपैरिजन में उनके पास बहुत ज्यादा कैश नहीं छोड़ा। सिर्फ 1,500 करोड़ रुपीस बचा, जो वेल एब्सोल्यूट टर्म्स में भी अभी भी एक बहुत बड़ा नंबर है। पर फाइनेंशियल 26 तक केपेक्स गिरकर 34,000 करोड़ रुपीस हो गया, क्योंकि नेटवर्क का ज्यादातर हिस्सा बिल्ड हो गया था। साथ ही साथ कैश फ्लोज भी कई गुना इंप्रूव होकर 42,000 करोड़ रुपीस हो गया। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आईपीओ का सबसे बड़ा चंक मतलब 27,500 करोड़ रुपीस डेट को क्लीन करने के लिए यूज किया जाएगा। जियो ने अपने केपेक्स को फंड करने के लिए हेविली बोरो किया, इवन फॉरेन करेंसीज में। डॉलर्स में बोरो करना सस्ता तो होता है, पर इसमें एक कंडीशन होता है। अगर रुपी वीकन होता है तो लोन रीपे करना और महंगा हो जाता है। फॉरेन लोन्स पे ऑफ करने के बाद जियो के पास बुक्स पर थोड़ा डेट बचा रहेगा, पर इसके पास कैश और इन्वेस्टमेंट में 43,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जो बाकी डेट को कवर करने के लिए काफी है। नेट बेसिस पर कंपनी पर लगभग कोई ड्यूज नहीं रहेंगे। एक कंपनी जिसने नेटवर्क बिल्ड करने में अभी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा स्पेंड किए, वो एसेंशियली डेट फ्री निकलती है। ये आईपीओ पहली बार जियो को इंडिपेंडेंटली ट्रैकेबल बनाएगा। आज जियो के नंबर्स रिलायंस के क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर रिपोर्ट होते हैं, पर इसमें डिटेल लिमिटेड होता है और ये ऑयल, रिटेल, मीडिया और फाइनेंशियल सर्विसेज से घिरा होता है। एक लिस्टेड जियो को हर क्वार्टर डिटेल में अपने रिपोर्ट्स प्रेजेंट करने होंगे, जिसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट्स आरपू ग्रोथ, 2G कस्टमर्स के माइग्रेट होने का पेस, केपेक्स की स्पीड से गिरना जारी रहता है और क्या डिजिटल सर्विसेज रेवेन्यू एक मीनिंगफुल तरीके से दिखना शुरू होता है, इस सब को ट्रैक कर पाएंगे। ये लिस्टिंग पहली बार जियो के लिए एक स्टैंडअलोन मार्केट वैल्यूएशन भी सेट करती है। वो कंपनी जिसने मॉडर्न इंडिया का इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, उसे अब ये पता चलने वाला है कि मार्केट उसका क्या वर्थ सोचती है। आपको क्या लगता है, क्या जियो के लिस्ट होने से इसके परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस आएगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।